बिहार की स्थिति एक बार आप फिर देख लें। एनडीए 125, महागठबंधन 111। तेजस्वी यादव भी इस वक्त अपनी कुछ सीटें जोड़कर बैठे हुए हैं। आरजेडी की कम से कम 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 500 से 1000 के बीच है, कांटे की टक्कर है। 11 में से 5 सीटों पर आरजेडी सिर्फ 2000 से कम वोट से आगे है। अगर ये सीटें आरजेडी के खाते से खिसक जाती हैं तो तेजस्वी के करियर पर यहीं पर ब्रेक लग जाएगा। तेजस्वी ने क्या खोया है, क्या पाया है, यह भी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। तेजस्वी के घर में इतना सन्नाटा क्यों है? जन्मदिन के अगले दिन की ही तो बात है। ऐसा क्या हुआ कि एक अन्य मार्ग पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई? इस घर से एक अन्य मार्ग पहुंचने का रास्ता भी बंद कैसे हो गया है? चुनावी दावों से लेकर एग्जिट पोल तक तमाम पॉलिटिकल पंडित ने तेजस्वी को फुल मार्क्स दिए, लेकिन नतीजे वाले दिन महागठबंधन बिहार के पॉलिटिकल एग्जाम में फेल हो गई। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? क्या अंत तक लालू के साए से नहीं निकल पाए तेजस्वी? क्या एनडीए सरकार के काम को पूरी तरह खारिज करना तेजस्वी को भारी पड़ा? क्या नेताओं का असंतोष और दागी छवि के उम्मीदवारों को तरजीह देना उल्टा पड़ गया? क्या कांग्रेस को ज्यादा भाव और आरएलएसपी जैसे सहयोगियों से अलग हो जाना नुकसानदायक साबित हुआ? क्या बेस वोट में बिखराव को न रोक पाने से तेजस्वी को झटका लगा? अब ये जो तमाम सवाल हैं, इतना नज़दीकी चुनाव क्यों हुआ, कौन सी सीटें हैं जो अभी भी खेल पलट सकती हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स में आपको हम समझाते हैं और सीधे ग्राउंड जीरो पर बात करके हमने आपके लिए तैयार की। एक नज़र पहले इस पर हम डालते हैं कि आखिर ये इस चुनाव की बड़ी बातें जो है निकल करके क्या आई हैं। बिहार की जनता भले ही नीतीश से थोड़ी नाराज थी, मगर वोटिंग के दौरान सबने नीतीश के अनुभव पर भरोसा जताया, क्योंकि तेजस्वी राजनीतिक दावपेच में फिलहाल थोड़े कम अनुभवी हैं। दूसरी भाषा में कहें तो राजनीति के खेल में वो अभी फ्रेशर हैं और उनका कम अनुभव उनके खिलाफ गया, इस बात में अब कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी को बहुत अनुभवी समझा और बिहार की कमान एक बार फिर उनके हाथ में देने लायक और 5 साल बिहार की जनता ने मूड बनाया। तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया। जवाब में नीतीश ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। रोजगार पर भ्रम फैलाया जा रहा है और बिहार की जनता ने नीतीश की बातों से कन्विंस होकर के यह जनादेश दिया। हालांकि एम.वाई का जो उनका वोटर था उसे तेजस्वी के वादे पर भरोसा था, मगर एनडीए ने सरकारी नौकरी से ज्यादा रोजगार देने की बात कहकर बड़ा दांव खेला और लोगों ने इस पर भरोसा जताया। वोटर्स एनडीए के तर्क से प्रभावित हुए और समझे कि तेजस्वी शायद झूठे सपने दिखा रहे हैं। तीसरी अहम बात, जंगल राज के डर ने बिहार में लोगों को यूनाइट किया। जंगल राज का फैक्ट तेजस्वी के खिलाफ गया। तेजस्वी की रैली में आ रही भीड़ को देखकर वो लोग एकजुट हो गए जिनको अपनी आंखों से जंगल राज का मंजर देखा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी सभाओं में जंगल राज की खूब बात की और कहा यह जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा और इसलिए भी बिहार का एक बड़ा तबका महागठबंधन के खिलाफ लामबंद हो गया। चौथा बड़ा फैक्टर इस चुनाव का वो ये है कि वोटर्स ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। बिहार की जनता ने देखा कि वाकई डबल इंजन की सरकार चल रही है, यानी प्रदेश में एनडीए की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इस लिहाज से अगर इसके उलट सरकार जाती है तो बिहार के विकास में या बिहार के डेवलपमेंट में अड़चन पैदा हो सकती है। आरजेडी इस बात का हुनर होती कि केंद्र से उसे सहयोग नहीं मिलता, यह भी एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए लोगों ने शायद कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। 5वां बड़ा फैक्टर, सोशल इक्वेशंस। चुनावी सभाओं में एम.वाई यानी कि मुस्लिम और यादव वोट जो था वो बहुत आक्रामक था और इसका रिएक्शन अति पिछड़ी जातियों और महादलित में हुआ, जहां नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है और तेजस्वी के खिलाफ ये सारा सेगमेंट गोलमंद हो गया। अनुमान लगाया जा रहा था कि महिलाएं नीतीश के पक्ष में आएंगी, हुआ भी यही। लगभग 5% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। वोटर्स को पहले ही चरण में महागठबंधन की वापसी की आशंका हुई और इसके बाद बड़े पैमाने पर महिलाएं वोटिंग के लिए निकली और एनडीए के फेवर में वोट किया। एक और बड़ी वजह जो सामने निकल करके आई है वो है महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जिस पर शुरुआत से सवाल उठ रहे थे। 243 सीटों में से 70 सीटों पर तेजस्वी यादव ने सबसे कमजोर दांव खेलकर कांग्रेस को ही सीटें दे दी और आप देख सकते हैं स्ट्राइक रेट 70 में से केवल 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और यह भी एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से तेजस्वी के अरमानों पर पानी फिर गया। बिहार चुनाव के नतीजों में जिस तरह सुबह से ही ट्विस्ट और टर्न्स आए, कभी पाला इधर तो कभी उधर, उसने चुनाव नतीजों को एक तरह से सस्पेंस थ्रिलर बना दिया था। मगर शाम होते होते ये बात लगभग तय हो गई कि तमाम कोशिशों के बावजूद महागठबंधन डबल इंजन को हिला नहीं सकी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकाबला कांटे का था, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पंडित जनता के मूड को भांप नहीं सका।
हाँ, इतना जरूर है कि नेताओं के हर वादे को जनता ने भरोसा नहीं किया, बल्कि उनको चुना जो उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर सके। सीमांचल, तिरहुत, मिथिलांचल की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर एनडीए ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा भोजपुर और मगध में भी टक्कर लगभग बराबर की ही थी। अब आपको रीजन वाइज हम दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग रीजन में एनडीए बाजी मारने में कामयाब होती नजर आ रही है। सबसे पहले आपको सीमांचल की जो आंकड़े हैं वो दिखा देते हैं। सीमांचल में 24 सीटों के आप देख रहे हैं जो टैली नजर आ रही है। 11 पर एनडीए आगे है, 9 पर आरजेडी यानी कि महागठबंधन आगे है। एलजेपी के खाते में कुछ भी नहीं आया है और जो अन्य है उनके खाते में 5 हैं। अब देखिए भोजपुर के 46 सीटों का क्या आंकड़ा सामने आ रहा है। 15 पर एनडीए आगे है, 27 पर आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन और एलजेपी के खाते में 1 है और अन्य के पास 3 पहुंचे हैं, लेकिन इस इलाके में आरजेडी का दबदबा रहा है। यह है मिथिलांचल के 43 सीटों का जो आप देख रहे हैं आंकड़ा। इसमें 35 पर एनडीए आगे है, यह वाकई में ही एक प्लस कहा जा सकता है एनडीए के लिए। आरजेडी के खाते में देखिए 8 जा रहे हैं, एलजेपी को कुछ नहीं मिला है और अन्य के भी 0 है। अब मगध में 47 सीटों का आप देख रहे हैं आंकड़ा। इसमें 15 पर है एनडीए आगे, 32 पर महागठबंधन है और एलजेपी और अन्य के खाते में 0 है। अब तिरहुत के 49 सीटों का आंकड़ा देख लीजिए। 36 पर एनडीए आगे है, 11 पर आरजेडी प्लस, 0 है एलजेपी के खाते में और 2 अन्य है। इस इलाके में बीजेपी और यानी कि एनडीए का दबदबा है जो इसमें आंकड़ों में नजर आता है। अब दक्षिण बिहार के 34 सीटों में आप देख लीजिए। 19 पर एनडीए आगे है, 14 पर आरजेडी प्लस, एलजेपी को कुछ नहीं मिला है और अन्य के खाते में 1 क्या है। 31 साल का नौजवान रिकॉर्ड तोड़ रैलियां करी, पिता लालू यादव जेल में बैठे हैं, उसके बावजूद आपको नाको चने चपवा दिए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे, चुनाव आपके लिए इतना मुश्किल कर दिया। यहां मोदी जी लगे हुए हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी, आप जैसे लोग हैं धुरंधर, वो सामने एक तेजस्वी यादव। देखिए, मैं यहां कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि जब हम किसी नौजवान की बात कहें तो हाँ, उस नौजवान की बात करिए जो जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार जी थे, सुशील मोदी जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, इवन लालू यादव जी थे। वो नौजवान थे, संघर्ष करके आगे बढ़ रहे। ये क्या 26 साल की उम्र में आप उप मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी की कृपा से, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा मतलब तीर मार दिया गया? ये तो राजशाही की याद दिलाता ना। 25 साल की उम्र में व्यक्ति राजा बन जाता था। मेरे बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। आरजेडी ने महागठबंधन में कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा भाव दिया, मगर दूसरे छोटे जातीय समीकरणों के में महत्वपूर्ण सहयोगियों को वाजिब स्पेस नहीं मिला। कांग्रेस को उसकी क्षमता के मुताबिक जरूरत से ज्यादा सीटें दी गई। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, मगर उसके अभियान का भी दारोमदार तेजस्वी के कंधों पर ही रख दिया गया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता बिहार के कैंपेन में आए ही नहीं। जो आए वो महज खाना पूर्ति करते दिखे। राहुल गांधी ने सिर्फ 8 सभाएं की। एनडीए को देखें तो बीजेपी और जेडीयू ने हर सीट पर जबरदस्त अभियान चलाया और इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का वोट शेयर 10% का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। और ये सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें डिमांड की और उसे मिली, उतना दमखम उसने दिखाया? क्या उतनी ताकत कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में झोंकी? क्योंकि अगर आप समझें अब ये 5-7 सीटें भी कांग्रेस पार्टी और लाती, जो कि उसको लाना चाहिए था सीटों को देखते हुए, तो फिर आप आरजेडी और एनडीए के बीच का जो फासला है इतना न देखते। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा था आरजेडी की तरफ से, जमीन पर उसका उतना ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा था। यानी तेजस्वी का लालटेन बुझा तो क्यों बुझा, यह भी समझने वाली बात है। सोशल मीडिया पर नई आरजेडी एक्टिव दिखती है, लेकिन जमीन की काडर कमजोर था। जबकि वो जिन पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे थे उनके कार्यकर्ता बूथ पर जमे हुए थे। जब बिहार ने चमकी बुखार देखा तब तेजस्वी अचानक कई दिनों तक गायब हो गए। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कई दिनों तक मीडिया और पार्टी वर्कर्स से दूर रहे। पटना में आई बाढ़ के दौरान भी जहां पप्पू यादव जैसे नेताओं की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती रहीं, तेजस्वी यादव नदारद थे। जनता ने इसे भी याद रखा। तेजस्वी सिर्फ 20 महीने ही सरकार में रह सके हैं। ऐसे में उनके पास नीतीश कुमार की कमियों को गिनाने के सिवाय अपना काम दिखाने के लिए बहुत कुछ था नहीं और जनता अनुभवहीन नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को भी राजी नहीं थी। दूसरी तरफ तेजस्वी ने भले ही पार्टी संभाल ली हो, लेकिन सीनियर लीडर्स का पार्टी से जाना और नाराजगी जाहिर करके जाना तेजस्वी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े कर गया। मसलन लालू यादव के करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा और फिर उनका निधन
उनके निधन से ठीक पहले पार्टी को छोड़ना, शिवानंद तिवारी जैसे सीनियर लीडर की दबी आवाज में नाराजगी, एक के बाद एक विधायकों का आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के जेडीयू में चले जाना, इसने भी उनकी लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े किए। भले ही तेजस्वी को विरासत में पिता का नाम मिला हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यही नाम कई बार परेशानी का सबब भी बनता है। लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। लालू यादव पर कई घोटालों के आरोप है। सीबीआई केस चल रहा है। ऊपर से पिता और मां राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज का तमगा मिला हुआ है। इसने भी उनकी उम्मीदों को चकनाचूर किया। हिंदुस्तान में फैमिली वैल्यूज बहुत अहमियत रखती हैं, मगर आए दिन लालू परिवार में दरार को लेकर अपुष्ट खबरों ने भी तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, कौन होगा लालू का वारिस? ये सवाल भी पार्टी को कमजोर करता है। चुनावी पोस्टर से भले ही लालू और राबड़ी गायब थे, तेजस्वी का चेहरा सबसे आगे था, मगर नतीजों से साफ है कि तेजस्वी चाहकर भी लालू की पोस्टर बॉय वाली छवि से आगे नहीं निकल पाए। फैसला बिहार का आ रहा है, लेकिन जश्न हैदराबाद में मनाया जा रहा है। थोड़ी सी दिवाली भी मनी है। इसकी वजह ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एक बड़ा करिश्मा कर दिखाया। बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक सीट जीत चुकी है, 4 पर आगे है। यानी इस बार बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आ सकते हैं। कोई सोच सकता था जहां 70% मुसलमान है, वहां बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए जीत जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव में यह हो गया। सीमांचल जहां 4 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40 से 70% तक है, वहां एनडीए सबसे क्लियर विनर साबित हुआ है। किशनगंज, बहादुरगंज, आमोर और बायसी, ऐसी कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर हैरान करने वाला है। ये आंकड़े बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मुसलमानों के लिए सिर्फ ऑप्शन साबित नहीं हुए, बल्कि उनको एक तरफा वोट गया है। और अब देखिए कि सीमांचल में ओवैसी ने क्या कमाल किया। पहले किशनगंज की कोचाधमान की सीट आपको दिखाते हैं। यहां पर एआईएमआईएम के इजहार अस्फी को 57% वोट मिले, 57% वोट, और आरजेडी के शाहिद आलम को सिर्फ 8% वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर है। पूर्णिया की आमोर की सीट देखिए, एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को 55% वोट मिले। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान को 10% वोट भी नहीं मिले। अब देखिए किशनगंज की बहादुरगंज सीट, एआईएमआईएम के अंजर नईमी 47% वोटों के साथ यहां पर लीड कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। उसका कैंडिडेट भी मुसलमान है। जोकीहाट में आरजेडी के बड़े नेता तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बेटे सरफराज आलम अपने पिता की पार्टी आरजेडी से और दूसरे शाहनवाज आलम एआईएमआईएम से। लेकिन जोकीहाट ने वोट आरजेडी को नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर तस्लीमुद्दीन के दूसरे बेटे को दिया। अब इस परफॉर्मेंस की उम्मीद इस बार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नहीं थी। ऐसी कई सीटें हैं जहां एआईएमआईएम को 30% से ज्यादा वोट मिले हैं। ऐसे में या तो एआईएमआईएम वो सीट के नाम जा रही है, या फिर वहां मुसलमानों के वोट बंटने की वजह से बीजेपी आगे निकल गई है। सीमांचल में जो किसी ने सोचा ना था वो मुमकिन हो गया। सीमांचल में कमल खिल गया। लालू की पार्टी आरजेडी जिस सीमांचल को अपना गढ़ समझती थी, वहां सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। जहां बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को चुनाव हरा दिया है। ओवैसी का फैक्टर कैसे चला, सीमांचल में मुसलमानों के वोटों में कैसे जबरदस्त बंटवारा हुआ, यह आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन ये बात तय है कि एनडीए के लिए इन सीटों में बाजी बहुत मुश्किल थी। आंकड़े बताते हैं कि सीमांचल के मुसलमानों ने कांग्रेस और आरजेडी की तरफ रुख भी नहीं किया, और उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि अब वो एक तरफा ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे। अररिया की जोकीहाट सीट देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ है यहां पर। जोकीहाट में आरजेडी के बड़े नेता तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। सरफराज आलम ने आरजेडी से चुनाव लड़ा, शाहनवाज आलम ने एआईएमआईएम से टिकट लिया, लेकिन वोट मिला ओवैसी के नाम पर तस्लीमुद्दीन के दूसरे बेटे को। और परसेंटेज का फर्क आप देखिए, 34% और 29% का अंतर। दोनों भाई हैं, सगे भाई, चुनाव लड़ रहे हैं।
एक ने लालटेन पर चुनाव लड़ा, एक ने पतंग पर चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी के नाम पर ही यहां पर वोट मिला। तो सीमांचल में दरअसल ये इस बार हुआ। 4 जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, 24 सीटों का मुकाबला था। कटिहार में 45% मुसलमान हैं, अररिया में 51%, पूर्णिया में 35% और किशनगंज में तो 70% मुसलमान हैं। AIMIM ने सीमांचल की 24 सीटों में से 14 पर चुनाव लड़ा और ओवैसी ने वो सीट चुनी जहां मुसलमान वोट सबसे ज्यादा है। मुसलमान वोट के बीच कंफ्यूजन पैदा हुआ, आधा वोट AIM की तरफ गया, आधा महागठबंधन की तरफ गया और इन सब के बीच बीजेपी की राह आसान हो गई। AIMIM से महागठबंधन को नुकसान हुआ है, लेकिन अब AIMIM के उम्मीदवार भी विनिंग इक्वेशन में पहुंचे हैं। सीमांचल की जोकीहाट सीट, यहाँ AIMIM के शहनवाज आलम को 34% वोट मिले हैं, जबकि ठाकुरगंज में AIMIM के महबूब आलम 15% वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ओवैसी जानते थे कि वो सीमांचल में क्या करने जा रहे हैं और वो उन्होंने करके दिखा दिया है। 2015 में सीमांचल में क्या तस्वीर थी वो देखिए। 2015 में कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीट जीती थी, तब जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीट मिली थी। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी सीमांचल में 2015 वाला प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और इसकी बड़ी वजह ओवैसी ही है। उनके उम्मीदवार कई सीटों पर नहीं जीते, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर रहकर उन्होंने महागठबंधन को बड़ी चोट पहुंचाई है। AIMIM की छवि मुसलमानों का वोट काटने वाली पार्टी के रूप में रही है और इस बार सीमांचल में मुस्लिम बहुल सीट पर उम्मीदवार उतारकर ओवैसी ने महागठबंधन का खेल जरूर बिगाड़ दिया है। बिहार में कांटे की टक्कर है, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। क्या बिहार में नरेंद्र मोदी की वजह से बाजी पलटी? क्या कम सीटों के बाद भी नीतीश बन सकते हैं मुख्यमंत्री? बिहार चुनाव के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए देखते हैं आज की बात रजत जी के साथ। एशियन पेंट्स प्रेजेंट